नमस्कार सभी को। क्या है हाल चाल अब सभी का। विधि मेड इजी पर आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भाई क्षमा कर दीजिएगा मुझे दिल से, और अगर मुझसे बहुत बड़ी भूल भी हो गई है तो बहुत क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया वीडियो बनाने में, है ना। एक बार वीडियो बनाने के बाद फिर मैं लंबे समय के लिए गायब हो गया था, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब से प्रतिदिन रोज़ाना वीडियो आपके लिए मैं पब्लिश करूँगा। आज फिर से इस चैनल पर आया हूँ और कुछ ऐसी बातों को बताने आया हूँ जो कि अब लोअर कोर्ट के प्रैक्टिस जब आप करने जाएंगे, लोअर कोर्ट का जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये आपको इससे आमना सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होना ही होना चाहिए। इन अदरवाइज फिर आप भी जो है बुकिश लैंग्वेज तक ही रह जाएंगे, बुकिश लैंग्वेज से आगे उभर कर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर अब जो है मुझे एफआईआर के बाद की सभी प्रक्रियाओं का वर्णन बताइए, मुझे कब कैसे क्या क्या होगा, जजमेंट तक की प्रक्रियाओं को। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी जिक्र नहीं किया, बट फिर से उन्होंने फरमाइश किया भाई कि सर एक बार दोबारा बताइए, तो मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, कि एफआईआर के बाद क्या क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, चलो फिर पेन, ज़्यादा बोलना बेकार भी है, काम की बातें सीधे करते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी निकाल लो, अपने अपने कमर को एकदम सीधा कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बैठ जाओ, लेट करके कभी मत देखना, पेन पेपर लेकर के बैठना, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा परे जा करके बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो अगर 10 मिनट का बन जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन हर एक बात को रखूंगा। ठीक है, चलो सभी को पता है एफआईआर क्या होता है। एफआईआर क्या होता है? होता है ना भाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। यहां तक तो सभी को पता होता है। सर ये सब तो पता है, एफआईआर क्या होता है, मुद्दे की बात करिए ना। चलो भाई मुद्दे की ही बात कर देते हैं। एफआईआर अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हो जाता है तब क्या क्या होगा, तब वहां पर होगा भाई एफआईआर, मान लो कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, या तो थाने से इस व्यक्ति को क्या जाएगा, थाने से कॉल जाएगा कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट शिकायत करता आया था और तुम्हारे खिलाफ ये बात कह के गया है और एफआईआर लॉन्च हुआ है। हालांकि अब इस ख्वाब में मत रहना कि अगर तुम शिकायत लेकर के जा रहे हो तो सेम डे ही तुम्हारा एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। नहीं, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 14 डेज का प्रायर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एफआईआर लॉन्च होगा। तुम शिकायत लेकर के तो जाओगे, तुम्हारी शिकायत का एक्सेप्टेंस भी होगा, एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ठीक है ना, पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है, जो भी वहां पर जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा तुम्हारे शिकायत को रखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा, बट ये नहीं कि तुम्हारा एफआईआर लॉन्च हो गया है। एफआईआर लॉन्च होगा 14 डेज के प्रायर इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि जेन्युइननेस चेक करना है। अब हमारा यही नया कानून कह रहा है कि अब जेन्युइननेस चेक करना है, क्योंकि फॉल्स एफआईआर भी बहुत हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो लॉ कमीशन ने जो है अच्छा एक कदम उठाया है। हालांकि ऐसा होते आया है। ठीक है, चलो वो सब बात अलग है। कि मान लो कि क्या होगा भाई, कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर एफआईआर हो गया है तो क्या होगा कि कॉल जाएगा, उसको बताया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है एफआईआर हुआ है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसको अर्लियर जो होता था कि 41A सीआरपीसी का क्या होता है, नोटिस जाता था, है ना। 41A सीआरपीसी का, अगर सीआरपीसी पढ़े होगे तो तुम लोग अवेयर होगे। ठीक है, अब क्या होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत जो है तुम्हें नोटिस जाएगा। ठीक है ना, 35 के तहत नोटिस भी आ सकता है।
अगर सजा का प्रावधान तुम्हारे ऊपर जो एफआईआर हुआ होगा वो 7 साल या 7 साल से नीचे का होगा तब, अगर 7 साल से ऊपर का होगा तब नहीं भी आता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि मान लो किसी के ऊपर 10 साल वाला सजा लगा हुआ है, उसको भी क्या होता है कि नोटिस सर्व किया जाता है। अच्छा है, नोटिस सर्व होना भी चाहिए ताकि कंप्लायंस करे जाकर के एक्यूज, तो बता सके कि भाई मेरे अगेंस्ट झूठा बात कहा गया है। हो सकता है ना कि जिस समय पीड़िता ने बताया कि उस समय उसने मेरे साथ ये कृत्य किया, एक्यूज वहां पे होगा ही नहीं, झूठा उसको फंसाया जा रहा है, तो एक्यूज जाकर के कम से कम अपना प्रमाण दे दे। बट एक और बात हम बता दें, कभी भी भूल करके भी किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर अगर हो जाता है तो थाने से अगर बुलाया गया है तो खुद नहीं जाए एक्यूज, अपने किसी रिलेटिव को भेज दे, माँ बाप किसी को भी भेजे, भाई चाचा जिसको भी रिलेशन में भेजना है भेजे, खुद जाएगा तो पुलिस हो सके तो गिरफ्तार भी कर लेगी। अगर उसको ऐसा लगा कि गिरफ्तार करने का अगर उसको नौबत लगा तो गिरफ्तार करेगी। क्यों सर गिरफ्तार करेगी? क्योंकि सभी को पता है कि एफआईआर का किस केस में लॉज होता है, तो कॉग्निजेबल केसेस में ही एफआईआर क्या होता है, लॉज किया जाता है। कॉग्निजेबल केस का मतलब संज्ञेय अपराध, बड़े किस्म का अपराध, जहां पर पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का क्या होता है, ऑर्डर होता है, अरेस्ट। लो यार इसको अंग्रेजी में कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है ना। तो ये सब बात नॉर्मल बातें आप सभी को पता होगा। चलो एफआईआर के आगे का प्रक्रिया अब जल्दी जल्दी डिस्कस किया जाए। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दिया, ठीक है। नोटिस आएगा बाबू, याद रख लेना। अगर 7 साल तक का सजा का प्रावधान है तो मैंने बताया था कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कब का मामला था ये, 2014 का मामला था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा का प्रावधान 7 साल तक का है या 7 साल से नीचे तक का है तो पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय एक्यूज्ड को 41A CRPC का नोटिस जारी करके उसको थाने में बुला करके उससे पूछताछ करेगी, ठीक है ना। अब हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 हो चुका है, ठीक है, 35 का भी क्लॉज आई थिंक 7 है, वो देख लेना एक बार, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो जैसा कि मैंने बताया कि नए वाले कानून के हिसाब से क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन होगा। चलो एफआईआर क्या हुआ, एफआईआर क्या हुआ मेरे भाई, लॉज हो गया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट मतलब प्रायर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या होगा, अब एक्यूज का क्या यहाँ पे दायित्व होगा, तो एक्यूज को जैसे ही पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो गया है तो वो तुरंत मूव कर जाए एंटीसिपेटरी बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। कहाँ मूव करे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको एफआईआर की कॉपी कहाँ से लेनी होगी, उसको कोर्ट से लेनी होगी। कोर्ट से उसको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नकल निकालना पड़ेगा। कहाँ से, कोर्ट से। हालांकि थाने से भी तुम सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हो, नकल जो है थाना से भी निकल सकता है, बट एफआईआर हो जाता है ना तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही कोर्ट में भेज दिया जाता है, ठीक है। न्यायालय में एफआईआर की एक कॉपी जो है कोर्ट में भेज दी जाती है। मान लो तुम्हें 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पता चला कि मेरे विरुद्ध एफआईआर लॉन्च हो चुका है, ठीक है, एफआईआर लॉन्च हो चुका है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा कि कोर्ट से ही निकालना पड़ेगा। तो तुम एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करो, ठीक है, या फिर अगर कस्टडी में आ गए हो, अगर तुमको गिरफ्तार कर लिया गया है तो तुम क्या करोगे, रेगुलर बेल लोगे। तो रेगुलर बेल वगैरह ये सब आगे की बात है, ये हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। छोड़ो, एफआईआर लॉन्च हुआ तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए तुम्हारा पहला दायित्व है एक्यूज्ड का। अब क्या होगा, ये तो थोड़ा सा हम एक्यूज्ड के बारे में बता दिए, ठीक है, ये तो हम थोड़ा सा एक्यूज्ड के बारे में बता दिए। चलो देखो एफआईआर क्या हुआ,
लॉज हो गया है। ठीक है, अब पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस महोदय क्या करेंगे, तो वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत यदि पुलिस को क्या मिलता है, पुलिस को मिला एविडेंस, तो पुलिस क्या करेगी, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। कहां, तो कोर्ट को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फाइनल रिपोर्ट को चार्ज शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज शीट कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चालान। ठीक है ना, ठीक है। एविडेंस मिला तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगा, यानी चार्जशीट सबमिट होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए एविडेंस नहीं मिला, तो एविडेंस नहीं मिला तब क्या होगा, तो एविडेंस नहीं मिला तो पुलिस फिर भी कोर्ट को क्या सबमिट करेगी, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हमें एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, जो भी पीड़िता ने बताया उसका संलग्न किसका, एक्यूज्ड का, इस अपराध से कहीं पर भी पाया नहीं गया है, तो क्या किया जाएगा, एक्यूज्ड को मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि एविडेंस मिला तो चार्जशीट सबमिट हुआ। चार्जशीट सबमिट होने के बाद क्या होगा, आओ जरा देखते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठे हो ना, धीरे धीरे सब कुछ सुनते भी चलना और नोट डाउन भी करते चलना। ठीक है, हालांकि मैं इसका एक प्रॉपर नोट्स भी पीडीएफ में डाल दूंगा, ये तो मैं एक रफ बता रहा हूं तुम्हें। मान लो चार्जशीट मिल गया, चार्जशीट कोर्ट में क्या हुआ है, सबमिट हो चुका है। अब क्या, चार्जशीट सबमिट होगा कहां भाई, जेएम फर्स्ट क्लास को होगा। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को या साहिबा को चार्जशीट मिल गया। चार्जशीट मिलने के बाद क्या होगा कि अब इस चार्जशीट पर क्या लिया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा, संज्ञान ऐसे ही आंख बंद करके लिया जाएगा, नहीं, संज्ञान लेने के लिए क्या होगा, आपको कोर्ट देखेगी प्राइमा फेसी कंसिडरेशन, प्राइमा फेसाई कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम दृष्टया देखेगी। प्रथम दृष्टया कि मामला बनता दिख रहा है कि नहीं। अगर मामला बनता दिखेगा तो कोर्ट क्या लेगी, कॉग्निजेंस ले लेगी। अच्छा 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 अच्छा, क्या होगा अब कॉग्निजेंस लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद का समय होगा कि अब एक्यूज्ड को पता चल चुका है, ये मैं प्रैक्टिकल अब आया हूं प्रैक्टिकली पे। कॉग्निजेंस लेने के बाद एक्यूज्ड को पता चल गया कि भाई मेरे विरुद्ध जो चार्जशीट आया था, मजिस्ट्रेट साहब ने, न्यायाधीश महोदय ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब एक्यूज्ड अगले डेट पर जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, 207-208 का क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये पुराना वाला कानून मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये मैं पुराना वाला कानून बता रहा हूं। ठीक है ना, अब क्या होगा कि 230 का कंप्लायंस होगा। कंप्लायंस किस चीज का होगा, तो जो भी चार्जशीट में पेपर्स लगाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जिन जिन बातों का ऑन पेपर वर्णन हुआ है, आइडर पीड़िता का बयान जो कि 164 का होता है, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 184 का, इसका भी 161 का बयान, अब क्या 181 का बयान कौन लेता है, पुलिस भी लेता है। एक पुलिस लिया, एक कौन लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों का पेपर, ठीक है,
और भी जो सीजर लिस्ट में जब्ती रिपोर्ट, जब्ती जो रिपोर्ट तैयार हुआ उसमें जो जो चीज़ें मेंशन की गई है सभी का एक एक कॉपी किसको सर्व किया जाएगा, तो एक्यूज्ड को क्या किया जाएगा मेरे भाई, सर्व किया जाएगा, एक्यूज्ड को सर्व किया जाएगा, ठीक है ना। अब एक्यूज्ड को जब ये सब कॉपी सर्व हो जाएगा तो सर्व होने के बाद नेक्स्ट डेट पर जब डेट नया नया रखाया जाएगा तो उस समय क्या बोलेंगे अपने जज साहब, सेम डे जिस दिन कॉपी सर्व हो रहा है उसी दिन क्या होगा, तुम्हारा अगर सजा का प्रावधान 7 साल से ऊपर का है, ठीक है, या मान लो कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना सजा दे सकता है, मैक्सिमम 3 साल का सजा दे सकता है, ठीक है। मान लो इसके पास केस आया और वैसा केस आया जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से ऊपर का है, तो केस कमिट हो गया, तुम्हारा कमिटल हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, सीजेएम को। सीजेएम के पास कितना सजा देने का प्रावधान है, मैक्सिमम 7 साल का, बहुत बता रहे हैं यार, ठीक है ना, भूल मत जाना आप लोग, मैक्सिमम। अच्छा मान लो कि जेएम के पास केस आया जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल से ऊपर का है, बड़ा है, तो डायरेक्ट केस कहाँ ट्रांसफर होगा, केस कमिट हो जाएगा कहाँ, तुमको सेशन ट्रायल, सेशन कोर्ट में केस तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब वहां से क्या होगा कि केस आ जाएगा तुम्हारा एडीजे के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास यह केस आया तो अब समय आ रहा है किस चीज का, चार्जेस फ्रेम करने का, आरोप पत्र तैयार करने का, आरोप पत्र तैयार करने का, ठीक है। एडीजे साहब बोलेंगे कि अब एक्यूज पर चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए, बोलेंगे क्या, करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। बट मान लो उसी समय तुम्हें उस चार्जशीट में लगा कि जो जो सेक्शन लगा है कुछ सेक्शन मेरे ऊपर तो बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेशन ट्रायल को ट्रायल स्टार्ट करने से रोकेंगे और ठीक उसी समय क्या कर देंगे, डिस्चार्ज का एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे कोर्ट में और इस पर क्या होगा, डिस्चार्ज पर बहस होगी। अब मान लो जो सेक्शन नहीं बन रहा होगा वह डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो तुमने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है, तुमको लग रहा है कि यार जो जो सेक्शन लगा है शायद बन ही रहा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, हर कोई डिस्चार्ज फाइल करता ही करता है। अच्छा अब समय आएगा चार्जेस फ्रेम करने का, क्या, आरोप पत्र तैयार करने का। एक्यूज्ड जिस भी दिन फिजिकली प्रेजेंट हो गया इन महोदय के सामने आफ्टर कमिटल ऑफ द केस इन सेशन कोर्ट, ठीक है ना, जिस दिन भी प्रेजेंट हो जाएगा। हालांकि जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे तो आप अपने जो क्लाइंट है, जो एक्यूज जिसको बनाया गया उसको 2-3 डेट नहीं बुलाते हैं ताकि मामला थोड़ा सा रुका रहे, तब तक आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन लगाए। देखो यार बहुत वाइड है, एक जगह सिमट करके नहीं रह जाना, ठीक है ना। हाई कोर्ट में क्वेश्चन लगाओ, उसके लिए तुम रोक के रखो। मान लो कि एक्यूज्ड प्रेजेंट हो गया, एक्यूज्ड प्रेजेंट हुआ तो एडीजे साहब क्या करेंगे, एडीजे साहिबा क्या करेंगे, चार्जेस फ्रेम कर दिए जाएंगे। चार्जेस फ्रेम मतलब कि आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, आरोप पत्र उस पर तैयार हो जाएगा, चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। नाउ इट्स टाइम, किसका टाइम आएगा भाई, अपुन का नहीं, अब टाइम आएगा प्रोसिक्यूशन का। अब एडीजे साहब बोलेंगे, अच्छा एक और बात, जब चार्जेस फ्रेम किए जा रहे होंगे तो अभियुक्त का वहां होना, अभियुक्त अगर वहां होगा तो उसको बोला जाएगा कि मान लो कि हम ही अभियुक्त हैं, तो बोला जाएगा अनिकेश राज आप पर यह जो एलिगेशन लगा है और चार्जशीट के अकॉर्डिंग चार्जेस आप पर क्या किए जा रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपने ये अपराध किया है, तो हम आप पर आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं, चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं या फिर डिफेंस में जाना चाहते हैं? तो 99% अभियुक्त जो होता है बोलता है कि हम डिफेंस में ही जाएंगे। क्यों कोई भी अपना अपराध स्वीकार कर लेगा?
मान लो झूठा फंसाया गया है और अपराध स्वीकार कर लेंगे तब तो सजा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम डिफेंस में जाएंगे, लिटिगेशन के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई हम डिफेंस में जाना चाहेंगे, ठीक है। डिफेंस में जाना चाहेंगे तो नेक्स्ट डेट रखाएगा जहां पर एडीजी साहब बोलेंगे प्रोसिक्यूशन को, किसको, पीड़ित पक्ष को, कि अब आप अपने एविडेंस को लेकर के आइए। इट मीन्स कि प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा कि तुम प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेकर के आओ। अब प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, जो भी उसने विटनेस वगैरह लगाए होंगे तो प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस को लेकर के आएगा। किसको लेकर के आएगा, विटनेस को लेकर के आएगा, ठीक है। चलो, प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस को लेकर के आएगा। अब आगे क्या होगा, आओ जरा देखते हैं बड़े ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं भाई, ताकि तुम लोग को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बहुत से फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट देखते हैं तो हड़बड़ा करके बताना से कुछ होगा नहीं, हमको ऑस्कर अवार्ड या कोई अवार्ड मिलेगा तो नहीं, ठीक है ना। तो धीरे ही धीरे चलते हैं, थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाए क्या दिक्कत है। चलो, प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस लेकर के आया, क्या लेकर के आया, प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस लेकर के आया। विटनेस लेकर के आएगा तो वहीं पर क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, कटघरा बॉक्स में खड़ा होगा विटनेस, एग्जामिनेशन होगा। कौन एग्जामिनेशन करेगा, तो उसी के वकील साहब, प्रोसिक्यूशन के ही वकील साहब क्या करेंगे, विटनेस का एग्जामिनेशन करेंगे। डिफेंस लॉयर जो होगा, जो एक्यूज्ड की तरफ से आया होगा, वो क्या करेगा, इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। और यदि अगर जरूरत पड़े री एग्जामिनेशन करने का तो फिर से री एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। अब मान लो प्रोसिक्यूशन का सारा एविडेंसेस को क्या हुआ, रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक है। नाउ इट्स टर्न फॉर डिफेंस विटनेस। डिफेंस को बोला जाएगा तुम अपना एविडेंस लेकर के आओ, तो ये साहब भी अपना विटनेस लेकर के आएंगे, जहां पर इनके साहब के विटनेस का भी क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। प्रोसिक्यूशन के वकील साहब क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। फिर अगर जरूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई नई बात खुल करके निकली होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन करने का है, फिर से उसका एग्जामिनेशन क्रॉस होगा, ठीक है। री एग्जामिनेशन का मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, ये होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ। अच्छा, ये हो गया। तो अब क्या होगा, उसी बीच एग्जाम एविडेंस जब जिस समय लिया जा रहा होगा, जब गवाही के स्टेज पर तुम्हारा केस होगा, किसके स्टेज पर, गवाही के स्टेज पर, जहां एविडेंस लिया जा रहा होगा, तो माननीय न्यायाधीश महोदय भी जो है ना, एक्यूज्ड का क्या कर सकते हैं, पर्सनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्यूज्ड का पर्सनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अर्लियर ये सीआरपीसी की धारा 313 के तहत हुआ करता था, ठीक है। अर्लियर ये सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जो है क्या होता था, हुआ करता था। बट अगर देखा जाए अब, तो ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना। अब अगर देखा जाए तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत क्या होता है, लिया जाएगा, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत, ठीक है। अब क्या होगा भाई, सभी एविडेंसेस को ले लिया गया, प्रोसिक्यूशन के भी, डिफेंस को भी, ठीक है। अब एविडेंसेस लेना क्या होगा, क्लोज होगा। प्रोसिक्यूशन का भी एविडेंस लेना क्लोज हो गया, डिफेंस का भी एविडेंस लेना क्लोज हो गया, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दोनों के एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया गया। गवाही कंप्लीट हो गया। गवाही कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक तरफ प्रोसिक्यूशन का एविडेंस, दूसरी तरफ डिफेंस का एविडेंस, है ना, डिफेंस का एविडेंस। क्या होगा, इन दोनों के एविडेंसेस को मार्शलिंग किया जाएगा। मार्शलिंग किया जाएगा। मार्शलिंग का मतलब क्या होगा, मेजरमेंट किया जाएगा। अब इंची टेप से नहीं मेजरमेंट होगा,
समझ में आया? हाँ, ये मत सोचना कि पेन स्केल वगैरह से मेजरमेंट हो रहा है। समझ ही पा रहे होगे कि दोनों के एविडेंस को क्या है, तौला जाएगा। किसका एविडेंस क्या है, भारी है, किसका एविडेंस सपोर्टिव है उस पूरे इंटायर केस को। जिसका भी एविडेंस सपोर्टिव होगा, जजमेंट भी उसी के फेवर में होगा। तो आ गया आपका जजमेंट। तो जजमेंट कब आ रहा है, दोनों एविडेंसेस को लेने के बाद, एविडेंसेस को मार्शलिंग करने के बाद ही जजमेंट आता है। तो ये है आपका पूरा एफआईआर से लेकर के जजमेंट तक का प्रक्रिया। अच्छा सर, जजमेंट तो आ गया, निर्णय आ गया, क्या जजमेंट के बाद कुछ नहीं होगा? हो सकता है मान लो कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में केस नहीं आया, तो प्रोसिक्यूशन भी अपील कर सकता है। कहाँ? एपेक्स अपने हायर कोर्ट में, ठीक है। अगर डिफेंस के पक्ष में नहीं आया तो वो भी अपील लेके जा सकता है, ठीक है। मान लो सत्र न्यायाधीश से उसको नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। तो ये है आपका पूरा एक एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पूरा स्टेप, किसमें, एफआईआर के संदर्भ में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लेंट पिटीशन, एफआईआर के बिना भी हम कोर्ट में कंप्लेंट लेकर के जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एफआईआर के माध्यम से ही, सभी को पता है हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भी दे सकते हैं। कंप्लेंट केस के भी आधार पे हमारा केस रजिस्टर हो सकता है और उसमें भी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ट्रायल वगैरह सब कुछ चलेगा, ठीक है। ये एविडेंसेस जो लेना है सब ट्रायल का पार्ट है, ठीक है ना। फिर कभी बताएंगे ट्रायल कितने प्रकार का होता है, कौन सा समन होगा, कौन सा वारंट होगा, कौन सा सेशन होगा, कौन सा समरी होगा, ये सब भी बताएंगे। तो मैंने बड़े ही आराम से, सहज और सरलता के साथ, धीरे धीरे कछुए की चाल में मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया और हमको लगता है कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। कौन से टॉपिक के साथ? तो कंप्लेंट केस में कैसे कैसे स्टेप्स लिए जाएंगे और उसमें कैसे जजमेंट आएगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश भी रहें आप, ख्याल भी रखें और मुझे फिर से क्षमा कर दें कि मैंने बहुत गैप ले लिया वीडियो बनाने में। और अगर पसंद आया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।